नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। आज हम चर्चा करेंगे पाकिस्तान के हालात की। पाकिस्तान में अचानक से जब नवाज शरीफ को हटाया गया उसके बाद क्या वहां पर एक सियासी वैक्यूम है, किस तरह की हलचल है, इसका क्या असर पड़ोसियों पर होगा, पाकिस्तान में जो हुआ क्या उसकी उम्मीद थी। कुछ दिनों से ये सुगबुगाहट थी, नवाज शरीफ की कुर्सी जो है वो खतरे में लंबे समय से थी और पाकिस्तान में आज तक कोई भी वजीर आजम, कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा टर्म यानी 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर पाया। अगर नवाज शरीफ अगले साल ऐसा कर लेते तो वो एक इतिहास बनाते, लेकिन इसके पहले वो हटा दिए गए और ये तीसरी दफ़ा है जब वो हटाए गए हैं। इसके पहले 2 दफ़ा उन्हें हटाया गया था और कहा जा रहा है कि एक दफ़ा एग्जीक्यूटिव, एक दफ़ा मिलिट्री और अब तीसरी दफ़ा जुडिशरी ने उन्हें उनकी कुर्सी से हटाया है। तो इसके आगे अब पाकिस्तान में क्या होगा? क्या सेना ने इसमें भी दखल दिया है नवाज शरीफ को हटाए जाने में? कारजू साहब, उसकी उम्मीद थी कि ये होगा। कुछ दिनों से नवाज शरीफ की हालत तो गड़बड़ थी, वो बचाने में लगे थे, इमरान खान पीछे लगे थे पनामा गेट को एक बहाना बनाकर कि उन्हें हटाया जाए और बार बार ये बात होती थी कि वो रावलपिंडी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। तो तीसरी दफा ये हटाए गए, क्या इसे आप एक जुडिशियल कू मानेंगे? देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया है, उससे कई प्रश्न उठते हैं और प्रश्न प्रोसीजर के। मुझे लगता है कि जब से जेआईटी बनाई थी, जेआईटी की नियुक्ति हुई, उसकी रिपोर्ट आई उनके पास, उसके बाद ही से जिस तरह का प्रोसीजर कोर्ट ने अपनाया, वो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारत की अदालत या सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं अपनाता। और अब आखिरी नुक्ता मैं ये कहूंगा कि उन्होंने पूरी सुनवाई करने के बजाय जिस नुक्ते पे नवाज शरीफ को हटाया है, उससे यही लगता है कि या तो जज साहबान किसी प्रेशर में थे, और इसलिए भी ये बात हो रही है कि क्या मिलिट्री का दखल था इसमें। मिलिट्री ने तो खुद कहा था, जब आईएसआई का एक मेंबर और मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक अफसर जेआईटी का के सदस्य नियुक्त हुए, तो एक बड़ा अप्रत्याशित बयान आया था मिलिट्री की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो यानी ये कि हम नवाज शरीफ को इस मामले को, इस इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट नहीं होने देंगे जी। तो एक किस्म से तो उनकी दखलंदाजी तो है। पीएमएल नवाज है सुशांत जरीन, वो बार बार ये बात अब कह रहे हैं कि इसमें मिलिट्री दखल तो है ही और मिलिट्री की वजह से हुआ है। दूसरी तरफ ये चर्चा, बल्कि हिंदुस्तान में भी कई इस तरह के भी लेख हैं कि ये एक तरह से एक इशारा है कि जुडिशरी कितनी अब इंडिपेंडेंट है और कैसे आप मुस्कुरा रहे हैं इस पर, लेकिन एक भी ये भी पहलू है कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंटली काम किया है और डेमोक्रेसी मजबूत हो रही है। खुदा बचाए पाकिस्तान को अगर जुडिशरी इस तरह की इंडिपेंडेंट हो जाए। देखिए, अगर खुदा का खौफ करें तो ऐसी इंडिपेंडेंट जुडिशरी दुनिया में कहीं पे नहीं है जिस तरीके की पाकिस्तान में है जी। ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, ये जुडिशरी रनिंग अमॉक वाला सीन था। प्रोसीजर की भी बात की कारजू साहब ने, लेकिन ये मेरी नज़र में आपने उम्मीद की बात की। उम्मीद तो उन लोगों को थी जो नवाज शरीफ को निकालना चाहते थे, और नवाज शरीफ के जो हामी थे उनको वो आशंका थी कि यही करेंगे। और जिस तरीके से सारा प्रकरण हुआ उससे तो ये महसूस होता है कि पहले से मन बना रखा था कि इसका गला काटना है, इसको राजनीतिक तौर पर इसका मर्डर करना है, और उसके बाद उसका जवाब क्या है वो ढूंढते रहेंगे। अब जिस चीज के ऊपर मुकदमा चला उस पर तो आपने उनको बोला कि भाई ठीक है, ये मुकदमे में कुछ शायद ठोस बात है तो आपका ट्रायल चलेगा क्रिमिनल कोर्ट में, लेकिन आपको हम पहले से बर्खास्त करते हैं क्योंकि हम आपको गिल्टी पाते हैं कि आप सादिक और अमीन नहीं है, यानी कि आप सच नहीं बोलते और आप ईमानदार नहीं है। तो उस पर तो आपने पहले से निकाल दिया। आपने जो अब ट्रायल चलेगा वो भी प्रेजुडिस ट्रायल होगा, क्योंकि एक बारी सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये बोल दिया कि भाई आपके खिलाफ तो ये चार्जेस बिल्कुल प्रूव हो गए हैं और आप सादिक और अमीन नहीं रहे, तो छोटे कोर्ट की कहां वो कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगा जी। तो एक तो चीज हमारे सामने साफ है कि नवाज शरीफ को राजनीतिक तौर पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, और जो 6 महीने की मोहलत दी गई है जिसके अंदर ये केस तय करना है, और एक बारी नवाज शरीफ को आप कन्विक्ट कर देंगे, जो विक्की करेंगे ये
उसके बाद वो पार्टी के भी सरबराह नहीं रह सकते। इस पे भी कई तरह की ओपिनियन है कमर आगा साहब कि क्या उनको जिंदगी भर के लिए, जैसा उन्होंने कहा कि अब वो कभी कोई पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन पहले के केसेस में जहां आर्टिकल 63 इस्तेमाल हुआ तो 5 साल के लिए हटाया गया था। तो ये कोई क्या तय है कि इनको, क्या अभी क्लियर है ये बात 5 साल के लिए या उता उम्र, क्या है ये सिचुएशन? अभी ये तय नहीं हो पाया। नहीं, वो तय बात है। अगर आप सादिक और अमीन नहीं हैं तो आप ताहयात आप बर्खास्त हैं। पर ये सारे नहीं, अगर आपने एक मिनट सर, अगर आपने एक नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट किया है तो उसके तहत तो आपको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लेकिन अगर आप सादिक और अमीन नहीं हैं तो फिर आपको ताहयात नहीं। जहां तक मेरी मालूमात है, हाँ। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कई लोगों ने उनसे ये कहा है कि अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हर जिंदगी उसको बर्खास्त कर दें, क्योंकि लोग बदल भी जाते हैं। कोशिश इस बात की है कि इनका करियर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर बहुत सीरियस केसेस हैं और अकाउंटेबिलिटी कमीशन में कमेटी जो बैठेगी उसके बाद उसका जो केस चलेंगे, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है उसका जो केसेस चलेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, फ्लैट्स लंदन में खरीदे गए हैं उसका है, ये प्रॉपर्टीज तो आई हैं और ये भी सही बात कहा जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू आई हैं। ये बड़ा मुश्किल होगा प्रूफ करना इनके लिए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका कैरियर ही नहीं ख़त्म करेंगे बल्कि इनकी पूरी फैमिली जेल जाएगी। बेटी, दामाद, बेटा, ये तमाम लोग। सब लोग नवाज शरीफ पहले 2 दफा इनको जिस तरह हटाए गए लेकिन वापस आए, इस दफा इसकी गुंजाइश नहीं लग रही। अभी जो आप कह रहे हैं कि एक तरह से इनका करियर खत्म किया गया, या इनको किस चीज की सजा मिली है? क्योंकि मक्की जो है जमात दावा के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा ये कि इनको एक तरह से जमात के खिलाफ जाने की, जिहादियों के खिलाफ जाने की सजा मिली है नवाज शरीफ को। नहीं, मेखल उन्होंने जमात दावा के खिलाफ ऐसा कौन सा कोई कदम उठाया था? पैसा दिया था इन्होंने काफी। हाँ, एग्जैक्टली। तो जिहाद को ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्या हाल के दिनों में? बिल्कुल कर रहे थे। और हमारे यहाँ पर जो ये हाई दुआ मचाई हुई है कि पता नहीं कोई बहुत हमारा दोस्त जो है उसको बर्खास्त कर दिया गया है, ये जब से आए हैं 2013 से इन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं कि हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में खराब ही हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि जितनी भी जिहादी तंजीमें हैं, जब आदमी पावर में होता है उसके खिलाफ वो ज्यादा बकबक नहीं करती। जैसे ही वो पावर से बाहर निकलता है तो वो सारे यही बोलते हैं कि जिहाद के खिलाफ थे वगैरह। तो मैं इन जिहादियों तंजीमों को बहुत संजीदगी से नहीं लेता, लेकिन एक चीज हमारे को, अगर हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करना चाहें तो हम इनकी स्टेटमेंट्स को अपने हक में यूज कर सकते हैं। लेकिन इनको हटाया, देखिए इसके आसार जो थे ये तब से नजर आने शुरू हो गए थे जब ये डॉन लीक्स वाला केस हुआ। प्रवीण स्वामी, आपको क्या लगता है नवाज शरीफ जो हटाए गए और उनका पॉलिटिकल, न सिर्फ हटाए गए, पॉलिटिकल करियर बिल्कुल जो खत्म करने की कोशिश उनकी हुई है, तो उसकी मेन वजह क्या है? किस चीज की सजा उन्हें मिली है? ये डॉन लीक से, जैसा सुशांत सरीन कह रहे हैं कि एक बड़ी वजह वो है, पनामा गेट तो एक बहाना है, तो क्या लगता है आपको किस चीज की सजा मिली है उनको? इनकी प्रॉब्लम्स तब शुरू हुई जब इनने ये तय किया कि वो परवेज मुशर्रफ के पीछे परवेज मुशर्रफ को ट्रायल करने की उनने कोशिश शुरू की। क्योंकि ये कोई शक नहीं है कि फौज के अंदर बहुत सारे लोग थे जिनको लगा कि एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर सीमा पार कर रहा है। चाहे उसी फौज में परवेज मुशर्रफ की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन तब भी लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे कि एक सिविलियन एक आर्मी चीफ के पीछे इस तरह पड़े। और मैं सुशांत जी से थोड़ा इस पे असहमत हूँ। मुझे कि इसमें कश्मीर, नवाज शरीफ की कश्मीर और इंडिया पॉलिसियों का कोई ज़्यादा असर नहीं था। मुझे लगता है कि वाकई जिहादी तंजीमें जो थी वो नवाज शरीफ के टर्म में बहुत मतलब के टर्म के काफ़ी शुरुआत में उनसे नाराज़ हो गई थी और वो फौज की सहमति के साथ नवाज शरीफ के पीछे पड़ गई थी। और ये फौज की तरफ से एक इशारा था कि वो उनकी पॉलिसी से नाखुश थी। तो मेरे जहन में कोई मतलब इस पे दो राय नहीं है कि नवाज शरीफ ने प्राइस पे किया है, एक अलग फॉरेन पॉलिसी और एक अलग सिक्योरिटी पॉलिसी
में सिविलियन इन्फ्लुएंस असर्ट करने का। जी, जैसे कि पठानकोट के इन्वेस्टिगेशन या मुंबई मामले को रीस्टार्ट करना, या फिर ये कहना कि अगर लॉ एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं आतंकवादियों या मिलिटेंट्स के खिलाफ तो उसमें दखल अंदाजी ना हो ज्यादा, ये मैसेज दिए गए थे आर्मी को भी। इन सब चीजों से नाराजगी थी, आर्मी उनको बिल्कुल हटाना चाहती थी। मुझे कोई शक नहीं है कि जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वादा दिया कि पठानकोट पे जैसे कि वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे और उनके डिफेक्टो फॉरेन मिनिस्टर सरताज अजीज साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने भी जैश ए मोहम्मद का नाम लिया कि इस पे फौज बहुत ही नाखुश थे और काफी उनने कोशिश की पूरे इन्वेस्टिगेशन को सैबोटाज करने का और फिर उसको रोक भी दिया। तो आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट बिल्कुल एक पेज पे नहीं थे। अब नवाज शरीफ के क्या इस पे कैलकुलेशन थे, क्या वो समझते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स फौज पे प्रेशर दबाव लगा पाएगी और किसी तरह उनको सपोर्ट कर पाएगी, उनके कैलकुलेशन क्या थे हमें पूरी तरह पता नहीं है। आप भारत के साथ अगर हम बात करें तो ये नहीं है कि भारत के बहुत बड़े दोस्त थे या रिश्ते बहुत सुधर गए, लेकिन क्या उन्होंने कोशिश की अपने ही, चाहे हो सकता है निजी हित की वजह से, कि ट्रेड इंप्रूव हो, ये कोशिश की कि बायलैटरल टाइज बेहतर हों। इन तमाम चीज़ों की कोशिश नवाज शरीफ की तरफ से दिखाई दे रही थी, हालांकि बहुत सारी मजबूरियां उनके साथ थी, वो कर नहीं सकते थे। बातें तो उन्होंने सारी की थी, हाँ। लेकिन उन्होंने कौन सा ऐसा कदम उठाया था जिससे हम ये मानते हैं कि वो एक्चुअली ये करना चाहते थे। एक ट्रेड डील जो थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, पिछली जो सरकार थी नवाज शरीफ से पहले पीपल्स पार्टी की, उन्होंने एक ट्रेड डील साइन की थी। नवाज शरीफ ने आके उसमें अड़ंगा डाल दिया था। पहली चीज जो उन्होंने की थी उसमें अड़ंगा डाला, उस ट्रेड डील को आगे नहीं बढ़ने दिया और उसके गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिए। थैंकफुली नरेंद्र मोदी की सरकार ने आके उस पर बोला कि नहीं, वही जो ओरिजिनल डील थी वहीं पे जाएंगे। दूसरी चीज, जब से ये पावर में आए जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर का मुद्दा दोबारा से एजिटेट करना शुरू किया, उसकी कोई मिसाल नहीं थी उससे पहले 5 साल में। कश्मीर के मसले पे अब पाकिस्तानी फौज और नवाज शरीफ में कोई अंतर नहीं। जी, मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि कश्मीर के मसले पे ये पाकिस्तानी फौज से भी ज्यादा सख्त है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ फौज में और इनमें फर्क था कि ये ताजिर है, और यही नहीं, कई पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरान ये जानते हैं कि अगर पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ ले जाना है तो भारत के साथ इक्तिसादी रिश्ते होने पड़ेंगे, नेचुरल है, और वो चाहते हैं ये कदम उठाना। ये सबको मालूम है कि अपनी कंपनियों के लिए, अपनी मिलों के लिए अब दुबई के जरिए ये यहाँ से मशीनरी खरीद के ले जाते हैं, इनकी फैमिली, लेकिन फौज इसकी इजाजत कभी नहीं देती। तो जो इनका फर्क इनमें और फौज में था वो ये था कि फौज जो है वो ये कि ये भारत के खिलाफ के साथ कभी यूनिलैटरल कदम उठाने की कोशिश कर लेते थे। जैसे नवाज, जब मोदी जी ने इनको निमंत्रण दिया अपने शपथ ग्रहण में तो ये आए, उसके बाद ऊफा में जॉइंट स्टेटमेंट हुई जिसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं था। फिर जो दिसंबर 2015 में जो सब सिलसिला चला, ये फौज को नागवार था। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी सुधर रही थी? क्या हालात वहां पर बेहतर हो रहे थे? और इनके जाने से वो तमाम चीजें, अभी एक केओस भी है, एक वैक्यूम भी है, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? जाहिर सी बात है, इनके हटने के बाद इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। इनको हटाने के कई रीज़न थे। 3 ऐसे लीडर्स थे जो बड़े इमर्ज हुए थे पाकिस्तान में, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दूसरे बेनज़ीर भुट्टो और तीसरे ये तीनों लीडर चाहते थे कि पाकिस्तान में सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा असर्ट करे, अपनी पोजीशन ज़्यादा होनी चाहिए, आर्मी का रोल कम होना चाहिए, ख़ासतौर से पॉलिटिक्स में। 2 की हमने देखी किस तरीके से हत्याएं हुई। ये बच जाते हैं, इस वजह से बच जाते हैं कि ये पंजाब के थे, और दूसरी बात ये कि ये स्वयं जमात इस्लामी से इनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था और तबलीगी जमात से इनकी फैमिली में थी। मैं वो भी पूछना चाहती थी कि जमात इस्लामी और तबलीगी जमात से जब इनके संबंध थे, उनकी मदद से ये चुने भी गए बहुत उस जमाने में, तो ये अलग कब हो गए जब अब शिकायत है कि जमात के खिलाफ है या काम उसके खिलाफ कर रहे थे? देखिए, जमात के बेसिक ताल्लुकात जो हैं और जो कनेक्शन है उसका आर्मी के साथ है।
ये ज़ियाउल हक के चेले थे, ज़ियाउल हक इनको लेके आए थे और फिर उसके बाद ये जमात में रहे और वही लाइन लेते रहे। लेकिन जब ये पावर में आए तो इन्हीं ने कहा कि हमें पास पावर सिविलियन की ज़्यादा होगी। ओवर द ईयर्स इसमें इनमें चेंज आया और अपनी सिचुएशन, ये पैन पाकिस्तान लीडर बनने का इनकी ख्वाहिश थी। तो ये और काफी अलग होते गए थोड़ा सा, जमात इनसे नाराज होती उनके फंड्स वगैरह को कंट्रोल करने लगे। जमात वही करती है जो आर्मी कहती है। दूसरी बात ये कि इस केस में जो एक पिटिशनर जमात इस्लामी भी थी, जमात इस्लामी के चीफ भी थे जो इस केस में पिटिशनर। और तीसरी चीज ये कि पाकिस्तान के जो कोर्ट है, जुडिशरी जो है, इसमें ज्यादातर लोग जमात के पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बढ़ रहा था। मेरे साथ मुशर्रफ जैदी जुड़ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान से। मुशर्रफ जैदी साहब, क्या नवाज शरीफ का मजबूत होना या सिविलियन सरकार का मजबूत होना, जिस तरह उनका ताकतवर हो रहे थे वो, क्योंकि इकॉनमी भी बेहतर हुई थी शायद पाकिस्तान की उनके इसमें, क्या इसकी सज़ा नवाज शरीफ को मिली है? ये आर्मी को गवारा नहीं था और उनके निकाले जाने में आर्मी का दखल ज़रूर है, या मानते हैं आप? देखिए, आर्मी का दखल हर मामले में इस मुल्क के आर्मी का कोई ना कोई दखल या कोई ना कोई रोल जो है वो है, रहता है। और आइंदा कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी को देखूं और अपने बच्चों की, तो वो रहेगा भी। और इसको इससे जोड़ना कि आर्मी और इनके दरमियान इख्तलाफात थे, ये मैं समझता हूँ ये गलत बयानी तो शायद बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज होंगे, लेकिन ये तज्जिया जो है ये दुरुस्त नहीं है। जो सज़ा नवाज शरीफ को मिल रही है वो अपने करतूत की और अपने नाअहली की मिल रही है। जितनी भी कामयाबियां, किस करतूत जी मैं समझाता हूँ, जितनी भी कामयाबियां इस दौर में नवाज शरीफ की हैं, उन सबको रद्द करने वाली जो एक चीज रही है वो उनका पैनामा पेपर्स पर रिएक्शन जो है शुरू से, वो उसने इन सब चीजों को रद्द कर दिया है। डे 1 जब पैनामा पेपर्स पिछले अप्रैल में शाये हुए, उसके तीसरे दिन उन्होंने कौम से खिताब किया, तो उसमें इन्होंने जो बयानिया पेश किया वो ये था कि वो बहुत ज्यादा मजलूम है और उनकी फैमिली पर इस राष्ट्रीय के बड़े जो है गंभीर किस्म के जुल्म जो है वो उनके साथ किया गया है। और इस बयानिए को पाकिस्तानी अवाम यानी कि कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन और ये जो हमारे आप वाकई मान रहे हैं कि पैनामा पेपर्स जो है वही वजह नवाज शरीफ के हटाए जाने की? क्योंकि आपके यहाँ भी अलग अलग ओपिनियन है। अस्मा जहांगीर को मैं पढ़ रही थी कि कोर्ट ने जिस तरह काम किया है वो बहुत एक खतरनाक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। एक और बैरिस्टर साहब ने लिखा कि आर्टिकल 62 जिस तरह इस्तेमाल किया गया है वो बहुत खतरनाक है, वो आगे भी गलत इस्तेमाल उसका ऐसा होता रहेगा। क्योंकि जहां तक हम ईमानदारी की बात करें और आर्टिकल 62 की, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो उसमें उससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतना ईमानदार। जी जिस तरह यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है इंडिया में, तकरीबन इतना ही बड़ा पाकिस्तान है, बहुत बड़ा है, 20 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। तो मैं जो बयानियां दे रहा हूँ वो जो मुझे समझ आ रही है, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं पेश कर रहा हूँ। पनामा पेपर्स पे जो भी मसले सामने आए थे कोर्ट के, अब उसकी बुनियाद पे कोर्ट ने अभी नहीं उनको हटाया। वो तो एक जीआईटी ने ये पाया कि एक कंपनी थी दुबई में जो इनके लड़के की थी, FZE कैपिटल, हाँ, उसके ये चेयरमैन थे। उस मसले पे जो कि बहुत ही टेक्निकल है और जिसपे दोनों तरफ बहस हो सकती है, उसको बुनियाद बना के 5 जजों ने उनको बर्खास्त किया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि और किसी देश की सुप्रीम कोर्ट इस तरह का प्रोसीजर नहीं अपनाती जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया इस मामले में उनको बर्खास्त करने के साथ। मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूं, ये बिल्कुल, और अब रिव्यू में जाएगा, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि वो कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट, मुशर्रफ ज्यादा जानेंगे कि उसको रिव्यू करेगा, क्योंकि प्रोसीजर सरासर गलत है। मुशर्रफ, आप इसके ऊपर एक क्विक रिएक्शन आपसे कि क्या ये रिव्यू की गुंजाइश है? 100% अगर गुंजाइश नहीं है तो गुंजाइश बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात जिस तरह मैंने बयान किया यहाँ पर हैं। और ये जो खास तौर पे 62 का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर इस पे बहुत लंबी और एक देर पा डिबेट पहले से चल रही है, अब और तेज हो जाएगी कि क्या अमॉर्फस और इंटेंजिबल चीजों की बुनियाद पर एक प्राइम मिनिस्टर को पूरी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये सवाल जो है यहाँ पे भी पूछा जा रहा है और कोर्ट में भी, पूरी बेंच के सामने भी मैं समझता हूँ पूछा जाएगा। मैं एक ब्रेक लूंगी इस वक्त, उसके बाद लौटते हैं इस चर्चा पर। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वैसे जो
तमाम दूसरे coup हुए हैं पहले, उसमें उसको लीगल सैंक्शन एक तरह से दिया है, तो इसकी तारीख इसका गवाह रहा है। एक ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आगे सियासत पाकिस्तान की कहाँ जा रही है और पड़ोसियों के साथ रिश्ते किस दिशा में जाएंगे।